कोरोना के बाद इस केंद्र सरकार का मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि कोरोना के कार्यकाल में आपने ये किया वो किया तो बहुत कुछ किया, ऐसा बातें तो हो चुकी है। लेकिन मैं सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कोरोना में जो मर चुके हैं उन्हें 50,000 रुपया राज्य और केंद्र सरकार को देना ही चाहिए। मैं अभिमान से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार ने 50-50 हजार जो बच्चों के माँ और पिता गुजर गए उस सारे के सारे फैमिली को 50,000 उन्होंने दिए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश देने के बाद भी केंद्र सरकार ने देश के ऐसे कितने परिवारों को आधार दिया, ताकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा था कि 50,000 देना चाहिए, तो रिप्लाई में ऐसे देश के कितने परिवारों को केंद्र सरकार के माध्यम से 50,000 दिया गया उसके बारे में पूरी जानकारी हम जानना चाहते हैं और मुझे भरोसा है प्रधानमंत्री जी उसके बारे में स्पष्ट निवेदन करें। अगर नहीं दिया होगा तो इस अभी तो जनवरी में 1,40,09,986 करोड़ की इकट्ठा किया जीएसटी, उससे तो देने की व्यवस्था करे। वो लोगों का ही पैसा है, लोगों के पास जाना चाहिए। इसलिए सभापति महोदय, आज आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में बाबा साहब अंबेडकर जी के तत्व का अनुकरण किया गया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, मेरा आदर्श एक ऐसा समाज होगा जो स्वाधीनता, समानता और भाईचारे से आधारित हो। बाबा साहब ने आदर्शों को मेरी सरकार के ध्येय वाक्य हम मानते हैं, ऐसा राष्ट्रपति जी ने कहा। लेकिन मैं दुर्भाग्य से कहना चाहता हूं सभापति महोदय, आज बाबा साहब आम्बेडकर जी के माध्यम से संविधान का जो निर्माण हुआ अपने देश में, केंद्र और राज्य सरकार की जो मर्यादा है वो स्पष्ट की गई है। लेकिन दुर्भाग्य से आज केंद्र सरकार के माध्यम से इस देश के कई राज्यों में जहां भाजपा का सरकार नहीं होने के बावजूद वहां के सरकारों को कैसे परेशानी दे सके, कैसे अस्थिर कर सके, उन्हें डिस्टर्ब कैसे कर सके, इसीलिए एक संविधान के माध्यम से जो निर्माण हुआ था राज्यपाल, और राज्यपाल का इस्तेमाल करने के लिए शुरुआत किया। यानी वहां राज्यपाल संविधान के माध्यम से गए हैं महाराष्ट्र में, लेकिन दुर्भाग्य से राज्य भवन का दुरुपयोग आज तक आज के राज्यपाल ने जितना किया, इसके पहले स्वातंत्र के बाद किसने भी राज्यपाल ने किया नहीं होगा। सभापति महोदय, एक भाजपा का कार्यकर्ता के रूप से काम करते हैं। मुंबई क्षेत्र का ड्रेनेज चौकअप हुआ, चले राज्यपाल जी के पास। मुंबई क्षेत्र में राशन कार्ड नहीं मिला, चले राज्यपाल जी के पास। फिर राज्यपाल कहां थे, आइए सारे मेरे पास बैठे, हम अभी शासन चलाएंगे। ये राज्यपाल का धंधा है, ये राज्यपाल का ड्यूटी है। हम सोच नहीं सकते कि इतने भारत यानी महाराष्ट्र स्वतंत्र होने के बाद, चाहे वो पीसी अलेक्जेंडर हो, चाहे बाकी के हो चुके सारे राज्यपाल हो, आज तक इतना आज के जैसे राज्यपाल के जैसे बर्ताव इसके पहले कोई भी राज्यपाल ने नहीं किया था। तो मेरा कहना है कि वहां के सरकार को आप मार्गदर्शन करें, कुछ गलत होते जरूर उन्हें वो ये करे, लेकिन कुछ भी कहे। अभी ओबीसी के ऊपर राज्य सरकार ने एक ऑर्डिनेंस निकाला, ओबीसी का प्रश्न तो पूरे देश में हो चुका है। इंपेरिकल डाटा कलेक्ट करने का काम है चालू, चाहे केंद्र सरकार ने न दे। यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी में कहा हमारे पास जो भी इंपेरिकल डाटा है वो परिपूर्ण है, उसमें कुछ दोष नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट किया तो बोलते हमारे पास जो इंपेरिकल डाटा है वो सदोष है। चाहे ठीक है, सदोष होने दो, हम इकट्ठा करें। ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस निकालने के बाद आम आदमी का था, सामान्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ने वाला था, नगर पालिका में सामान्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ने वाले थे, पंचायत समिति और जिला परिषद ने, और सामान्य कार्यकर्ता को न्याय देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक कदम उठाया। लेकिन राज्यपाल महोदय जी ने सोचा ये महाविकास आघाड़ी का निर्णय, उसको स्टे तो देना ही है, साइन नहीं करना है। ऐसे सैकड़ों निर्णय
जो महाराष्ट्र सरकार ने जनता के हित के लिए लिया, गरीबों के हित के लिए लिया, उसके ऊपर आज तक राज्यपाल महोदय ने साइन किया ही नहीं, उसको उसके तरफ देखा ही नहीं, बैठे रहे फाइल के ऊपर। और जो महाराष्ट्र के कैबिनेट ने जिसको सिफारिश किया, पूरे कैबिनेट ने, और 12 एमएलसी की अपॉइंटमेंट के लिए राज्यपाल जी के पास भेजा, तो राज्यपाल बोले ये मुझे पढ़ना ही नहीं, इसके ऊपर देखना ही नहीं, इसके ऊपर देखना ही नहीं, उसके ऊपर क्या ये राज्यपाल जी का ये ड्यूटी है? न्याय देने का उनका ड्यूटी है? मंत्री जी खत्म हो जाएं, उसके बाद आप रिप्लाई दे दें। नहीं, मुझे मालूम है सभापति महोदय, महंगाई इतनी बढ़ी, उज्ज्वला गैस के दाम इतने बढ़े, तो हमारे मंत्री जी को चूल्हा जलाकर तो रोटी बनानी पड़ी है इस बार। जब शिवसेना महाराष्ट्र में थी तो तब ये तालियां मार रहे थे जब ये उज्ज्वला गैस के माध्यम से उज्ज्वला दे रहे थे महाराष्ट्र में। अब बोलो, आप बोलो, बाद में बोलो, कुछ से भाई है नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। मंत्री जी चूल्हा बनाकर खाना पका रहे, क्यों? अभी यहाँ बोलते कि चूल्हा जलाएंगे तो आग खराब होंगे, लेकिन परवड़ते नहीं है, गैस नहीं परवड़ते। 1000 उज्ज्वला गैस 1000 से भी ज्यादा गया, डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं, दाम बढ़ते जा रहे, कम होने की कुछ बातें नहीं है। इसके लिए मंत्री जी जहां खुद चूल्हा जलाते हैं, तो हम आम आदमी क्या करेंगे? सभापति महोदय, चूल्हा जलाना ही पड़ रहा है, और चूल्हा जलाने के बाद फिर एक बार इस देश के गरीब लोगों के आंख दर्द होने लगे, और इसीलिए मैं मांग कर रहा हूं कि चूल्हा जलाना भी एक कला है। नहीं, अभी फिर एक बार चूल्हे का खाना बहुत पसंद करने वाले लोग आए। सभापति महोदय, ये तो सरकारी कलाकारों की है। हाँ, बराबर। आज इनकम टैक्स जो पे करने वाले लोग हैं, अभी कल परसों बजट में भाषण किया, अगर इनकम टैक्स में चोरी करे तो सीधा जेल में जाने का। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, गरीबों को आप डांटते हैं, लेकिन इस देश को फंसाकर, इस देश को लूटकर जो प्रदेश में गए, कितने हजार करोड़ रुपया फंसा उन्होंने लूट कर गए। एक बार स्पष्ट तो होने दो। कोई बोले 40,000 करोड़ लेकर गए, कोई बोले 80,000 करोड़ लेकर गए, लेकिन जो चोरी करके गए वो फिर आए नहीं है। आप गरीब लोगों को जरूर जेल में डाल सकते हैं, लेकिन इस देश को लूटने वाले जो लुटेरे हैं, ये लुटेरों को आप सजा देने का काम करना चाहिए सभापति महोदय, तो ही गरीबों का राज इस देश में आएगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए मैं 135 करोड़ लोगों की आबादी है सभापति महोदय, और हमारे राष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि हम 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों के लोगों को योजना का लाभ मिला है, यानी महामारी के बावजूद 6 करोड़। लेकिन एग्जैक्टली इस देश में महामारी के बाद कितनी बेरोजगारी निर्माण हुई, कितने रोजगार देने वाले व्यवसाय बंद हो चुके, इसकी आंकड़ेवारी इस सामने सभागृह में आने की आवश्यकता है। प्राइवेट कंपनियां जो रहती है, खास करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सभापति महोदय मैं जानना चाहता हूं, आज इस देश में जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा, 1 या 2 आदमी के लिए देश चलाना है क्या? 1 या 2 आदमी के लिए सब कुछ देना है क्या? इस देश के जो किसान हैं उनके हित के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अमल किया, लेकिन जिनके माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अमल किया जा रहा है, 13 कंपनी ऐसी है अपने देश में जो निजी कंपनी है, उनके हित के लिए, उनके भलाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अमल की जा रहा है। इसलिए हम सारे लोग का प्रतिनिधि कर रहे हैं कि सरकारी योजना शुरू करें। सद्भाग्य से गुजरात गवर्नमेंट ने ये सारे निजी कंपनियों को फेंक दिया दूसरी जगह पे, और प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद भी खुद की फसल बीमा शुरू की, और इसलिए इस देश में सारे निजी फसल बीमा योजना का अमल करने वाली जो निजी कंपनी है उनको बर्खास्त करके गवर्नमेंट की फसल बीमा योजना निर्माण करके किसानों को आधार देने की आवश्यकता है, और इसलिए केंद्र सरकार सही तरीके से काम करेगी ऐसा मुझे लगता है।
सभापति महोदय, मैं वैसे तो कई मंत्री जी बहुत अच्छे काम करते हैं। आदरणीय वीरेंद्र कुमार सिंह जो मंत्री है उनका मैं सराहना करूंगा, जिन्होंने विकलांग के बारे में अच्छी तरह से काम कराए, और इसलिए ऐसे जो काम अच्छे कर रहे उनको हम जरूर सराहना करेंगे। लेकिन जो गरीबों के सब ये खत्म करने के लिए जो आगे आ रहे हैं, उसके लिए हम बिल्कुल उनके लिए कुछ आगे पीछे नहीं देखेंगे। आज डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा सारे जगह पे कहा रहे, हम डिजिटल इंडिया करें, डिजिटल इंडिया करें, और डिजिटल इंडिया करने के लिए कुछ ऑब्जेक्शन हमारा या हरकतें हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन 15 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार ने देश के प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी की आर्थिक सेहत को सुधारने के लिए राहत का पैकेज दिया था प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के लिए। लेकिन अब ये देश की एक बीएसएनएल नाम की टेलीकॉम फैक्ट्री है, पूरे देश में उसका कंपनी है, पूरे देशवासी बीएसएनएल के ऊपर निर्भर है, चाहे गरीब हो, चाहे श्रीमंत हो, चाहे कर्मचारी हो, सारे के सारे बीएसएनएल। लेकिन आज के टाइम में बीएसएनएल की हालत क्या है सभापति महोदय? गांव खेड़े में, पहाड़ी एरिया में बीएसएनएल का नेटवर्क पूरी तरीके से बंद। शहर में खराब है। हाँ, वोडाफोन को फाइनेंशियल पैकेज दिया। एक जगह पे आप वोडाफोन को 15% फाइनेंशियल पैकेज देते हैं, और दूसरी तरफ सरकारी कंपनी बीएसएनएल होने के बाद भी वह 92,000 लोगों ने वीआरएस लेने के बाद भी वहां रिक्रूटमेंट एक कर्मचारी की भी नहीं हो रही है, और सारे के सारे ट्रांजैक्शन आप बोलते हैं ऑनलाइन करो, बीएसएनएल के माध्यम से करो। मेरी विनंती है कि आप निजी कर। हाँ। इस बार बजट में देख लीजिए, बजट में है, लेकिन उसका उल्लेख राष्ट्रपति जी के भाषण में आवश्यकता थी सभापति महोदय। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। कल बजट हुआ, लेकिन एक दिन पहले राष्ट्रपति जी का भाषण हुआ, उस भाषण में भी बीएसएनएल को सक्षम हम करेंगे, राष्ट्रपति जी के भाषण से हम अगर सुनते थे हमें खुशी होती थी कि पूरे देशवासी जिस टेलीकॉम सिस्टम के ऊपर निर्भर है उसे न्याय देने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, आपके बगल में आज नेता बैठे हैं, थोड़ा सा बाकी रहेगा। उनको मालूम है कि 45,000 करोड़ जो बजट में मिला, इसमें कितना फायदा बीएसएनएल को होगा। लेकिन सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जियो को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, करें, जियो को जिस तरह से प्रमोट की जा रहा है, लेकिन उतना थोड़ा सा हाथ भी अगर बीएसएनएल को देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि चलो एलआईसी गई, और क्या 5G 4G नहीं, अभी 2G और 3G का कनेक्टिविटी मिलना मुश्किल हो चुका है। 5G तो छोड़ दीजिए, 4G तो है नहीं है, पहाड़ी एरिया वैसा की वैसा है। लेकिन एक तरफ सारे के सारे गवर्नमेंट सेक्टर का यानी निजीकरण की जा रहा है, वैसे अगर बीएसएनएल को करना नहीं होगा तो आज फिर एक बार प्रधानमंत्री जी के मुंह से हम जानना चाहते हैं कि हम कोई भी हालत में बीएसएनएल को बेचेंगे नहीं और जियो को रोकेंगे और बीएसएनएल को प्रोजेक्ट करेंगे। ये जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो हम मान सकेंगे कि देश के गरीबों का आवाज इस संसद में गूंज रहा है। सभापति महोदय, इस देशवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। व्यापारी हो, छोटे किराना माल के लोग हो या बड़े व्यापारी हो, उन्होंने कोरोना के कार्यकाल के बाद भी इतनी परेशानी सहन करने के बाद भी जनवरी में, जैसे कि कल आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा सभागृह में कि 1,40,986 करोड़ सिर्फ जनवरी में इकट्ठा हो चुका है जीएसटी। यानी कितना ईमानदार लोगों का ये देश है। लेकिन हमारे राज्यों को क्या मिला सभापति महोदय? हमारे महाराष्ट्र राज्य का आज भी 30,000 करोड़ जीएसटी आज भी दिन नहीं दिया है। और जो कारपोरेशन है, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो कारपोरेशन है, उन्हें भी जीएसटी के कानून के हिसाब से कम 3,500 करोड़ पिछले 3 वर्ष से दिया नहीं है।
राज्य का काम कैसा चलेगा, वहां की विकास की गतिविधि कैसी चलेगी। अगर आप जिस राज्य में अपना पार्टी नहीं है उसे उस राज्य के ऊपर अन्याय करने के लिए आप सोचे तो सही बात नहीं होगी। इस देश का जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है उसमें करीबन 40% रेवेन्यू अकेले मुंबई और महाराष्ट्र के पास से मिल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जो बड़े बड़े सेक्टर है मुंबई में वो सारे के सारे गुजरात, सारे के सारे सूरत लेके जाइए, जितना चाहिए उतना लेके जाइए, लेकिन हमारे हक का जो है ना वो तो हमें मिलना चाहिए। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, समय के अभाव है आपका। धन्यवाद महोदय। एक 2-3 मिनट, ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट। मैं एक ही है कि मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए जो देना चाहिए कर्तव्य से देना चाहिए, मांगने का वक्त ही नहीं आना चाहिए। मुंबई रेलवे के लिए क्या दिया सभापति महोदय, मेट्रो के लिए क्या दिया, मुंबई के झुग्गी झोपड़पट्टी वासियों के डेवलपमेंट के लिए क्या दिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी के जगह पे बसी हुई, रेलवे के जगह पे बसी हुई झुग्गी झोपड़ी उनके डेवलपमेंट के लिए किया गया। आप वहां से छीनने का काम कर रहे हैं, लेकिन देने का वक्त जब आता है तब ये कंजूसी क्यों करते हैं सभापति महोदय केंद्र सरकार के माध्यम से, मुझे समझ में नहीं रहते। न्याय किसके पास मांगेंगे? हमारा हक है न्याय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास हम मांगेंगे, और प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य है कि देश के सारे के सारे जो देशवासी है, देश के राज्य है, उन्हें न्याय दे। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास अगर सही तरीके से होना होगा तो सही न्याय देने का काम केंद्र सरकार के माध्यम से होना चाहिए। आखिर में सभापति महोदय, हमारे संत ज्ञानेश्वर ने गरीबों के कल्याण के लिए ईश्वर के पास प्रार्थना की, खुद के लिए कुछ नहीं किया, ईश्वर के पास प्रार्थना की, और उन्हें मराठी में वो है, दुरितांचे तिमिरे जावो विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांछिलो तो ते लाहो प्राणी जातो। यानी इस दुनिया पे जो इंसान है, जो गरीब हो चाहे अमीर हो, उन्हें जो चाहिए वो देने का आपका कर्तव्य है, वो हिसाब से न्याय करे। इतना ही बोलकर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और मेरा भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। विठल जी के मंदिर तक एक बड़ा रास्ता बन रहा है। हाँ मंत्री जी। विनायक राउत जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, भाषण भी बहुत अच्छा करते, आपने भी अभी तारीफ किया। ये दोस्ती बरकरार रखिए। 25-30 साल हम साथ में ही थे। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा चल रही है और उन्होंने आधा घंटा महामहिम राज्यपाल के कामकाज पर टिप्पणी की है। मुझे ऐसा लगता है कि इस लोकसभा में राज्यपाल जी के कामकाज पे टिप्पणी करना ये उचित नहीं है, वो कामकाज से निकाला जाए। क्वेश्चन इज दैट जो हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं, क्या उन अधिकारों का पालन महामहिम राज्यपाल जी करते कि नहीं? अगर कानून ये जो बात नहीं कही ना उन्होंने, आप एक मिनट सर, एक आधा मिनट अरविंद जी, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट दैट। द बिल वाज पास बाय द, इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे अभी, ये सारे चीज हम देख लेंगे। थोड़ा क्लैरिटी देता हूं मैं, पार्लियामेंट्री पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन यू एटिकेट टेक के इट एज अ खिलाफ पॉइंट, अगर हो सर यू टेक इट जाएगा, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के खिलाफ कोई कमेंट इस हाउस में नहीं करने चाहिए और ये पार्लियामेंट्री एटिकेट के खिलाफ है।